हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ये टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हम देख रहे थे द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। और इस टॉपिक में हमारे प्रीकर्सर्स कौन थे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में कवर कर ली हैं, क्लियर कर ली हैं। और हमने पिछले वीडियो में यह भी देखा था कि धीरे धीरे हमारे जो प्रीकर्सर्स हैं वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, उनमें इवोल्यूशन होती है, तभी आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं। तो सवाल उठता है, यह जो इवोल्यूशन था वह कैसे हो रहा था? पहले समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनके स्कल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, उनका ब्रेन का साइज इंक्रीज कर रहा था, उनके जो जॉज थे, उनके जो जबड़े थे वह लाइटर होते जा रहे थे, धीरे धीरे हल्के होते जा रहे थे, उनके टीथ जो है वो निखर रहे थे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में देखी हैं। आखिर ये जो इवोल्यूशन था, ये जो चेंजेस थे वो कैसे हो रहे थे, उसको कैसे हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, जो कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही आप ध्यान में रखो। तो आओ देखते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी क्या और कैसे इससे इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करा जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझने से पहले आप ये समझो कि ये सारे जो बॉक्सेस आपके दिए गए हैं ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रक्रिया है जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा किए गए, और ये एरोज आपको बताएंगे कि कौन से प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट पड़ा भी या नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एरोज क्या दिखा रही हैं और ये बॉक्सेस क्या दिखा रही हैं। तो यहां मैं एग्जांपल लूंगा एक प्रोसेस टूल मेकिंग का। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्रीकर्सर्स हैं उन्होंने टूल बनाना शुरू किया था, और यह भी हम देखेंगे कि इस टूल मेकिंग की वजह से क्या क्या चेंजेस थे। जरा देखिए, जैसे जैसे लोगों ने टूल बनाया, जैसे जैसे हमारे प्रीकर्सर्स ने टूल बनाया, वैसे वैसे उनके ब्रेन की साइज इंक्रीज होती चली गई, उनके ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होती चली गई। टूल मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए थी। और जरा देखिए, जैसे जैसे उनके ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज करती गई, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इंक्रीज करती चली गई और टूल मेकिंग भी अच्छा होता चला गया। यानी टूल मेकिंग का इंपैक्ट पड़ा ब्रेन के साइज पे, और ब्रेन का साइज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे उसका इंपैक्ट पड़ा टूल मेकिंग के ऊपर। यही है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक दूसरे प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये चीज आपको समझना है, और इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये इवोल्यूशन कैसे हो रहा था। अब जरा देखो, ब्रेन का साइज इंक्रीज किया, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करी, तो इस वजह से वह विजुअली स्ट्रांग हो गए, वह दूर तक निगरानी रख सकते थे, दूर तक देख सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर सकते थे, और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग की वजह से अपराइट वॉकिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि पहले 4 पैरों पर जब वो चलते थे तो ज्यादा एनर्जी उनकी लॉस होती थी, ज्यादा एनर्जी का यूज होता था। अब 2 पैरों पर चलने की वजह से उनकी एनर्जी कम लगने लगी वॉकिंग में, और ऑब्वियसली जैसे जैसे अपराइट वॉकिंग होती चली गई, 2 पैरों पर वो चलना शुरू किए, वैसे वैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल करना शुरू किए और ज्यादा दूर चलना शुरू कर दिए। अब अपराइट वॉकिंग है, पहले 4 पैरों पर थे, चारों पैरों से चलते थे, अब आगे के 2 पैर हाथ में बदल गए, आगे के 2 पैर खाली हो गए। और जब 2 पैर हाथ में बदल गए और खाली हो गए तो उसमें वो क्या करेगा भाई, तो वो टूल्स को ले जाना शुरू करेगा, इन्फेंट्स को कैरी करेगा, ऑब्जेक्ट्स को कैरी करेगा, और जैसे जैसे वह ऑब्जेक्ट्स को कैरी करेगा वैसे वैसे और ज्यादा नीड होगी अपराइट वॉकिंग की, और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट वॉकिंग करेगा। और ये प्रोसेस सडन नहीं हुआ, इट टुक टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसमें, लेकिन ये इवोल्यूशन हुआ, ये चेंजेस हुए। और यह तो एक प्रोसेस है टूल मेकिंग का। जरा सोचिए, जो भी प्रोसेस वो करते थे सब में कुछ ना कुछ इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता था, और धीरे धीरे वही इवोल्यूशन होता चला जाता है।
तो आई होप कि आपको यह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि आखिर इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आप कैसे उनके इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर, ये तो इवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन उसमें बेचारे ऑस्ट्रालोपिथेकस, पिछले क्लास में हमने समझा था ऑस्ट्रालोपिथेकस क्यों नाम पड़ा था भाई, क्योंकि ये साउदर्न एप्स थे। ऑस्ट्रल और पिथेकस ये दो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है साउदर्न एप्स। ये बेचारे विलुप्त हो जाते हैं, ये एक्सटेंड कर जाते हैं। क्यों एक्सटेंड करते हैं? इवोल्यूशन हो रहा था, सब में हो रहा था, इनमें क्यों नहीं हुआ? तो आज से लगभग 25 लाख साल पहले आइस एज की शुरुआत होती है। 2.5 मिलियन ईयर्स एगो आइस एज की जब शुरुआत होती है तो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट इट वाज कवर्ड विथ स्नो, चारों तरफ स्नो से भर गया। और ऐसे में ऑब्वियसली स्नो की वजह से क्लाइमेट में चेंज आई, वेजिटेशन में चेंज आई। आपको पता है कि वेजिटेशन के ऊपर क्लाइमेट का इंपैक्ट पड़ता है, तो वेजिटेशन चेंज हो गई, टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया, रेनफॉल डाउन हो गया, यानी कम बरसात हुआ करती थी, तापमान भी कम था। और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट थी, फॉरेस्ट खत्म होने लगी और ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो गए। पहले चारों तरफ फॉरेस्ट था, लेकिन क्लाइमेट में चेंज की वजह से वो ग्रासलैंड्स का इंक्रीज होना, यानी ग्रासलैंड्स जो है ज्यादा से ज्यादा एरियाज में ग्रासलैंड्स आने शुरू हो गए और ऐसे में बेचारे ऑस्ट्रालोपिथेकस एक्सटेंट कर गए। अब क्वेश्चन उठता है कि फॉरेस्ट के कम होने की वजह से ऑस्ट्रालोपिथेकस कैसे एक्सटेंड कर गए? तो पिछले क्लास में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि इनके आगे के हाथ जो होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग फोरलिम्स होते हैं इनके पास। साथ में इनके हाथ और फूट के जो बोन्स हैं वो कर्व्ड होते हैं ताकि वह टहनियों को पकड़ सके। इनके एंकल्स जो होते हैं, एंकल जॉइंट्स, वो मोबाइल यानी घुमावदार होते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। और ये सारे कंडीशन, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनको एडेप्टेड बनाती है किस चीज के लिए? फॉरेस्ट के लिए। ये फॉरेस्ट के लिए एडॉप्टेड थे, ये ओपन ग्रासलैंड में ड्रायर कंडीशन में रहने के लिए एडेप्टेड नहीं थे। इस वजह से ये एक्सटेंड कर जाते हैं। और जो ग्रासलैंड के अंदर अच्छे से रह सकता है, जो एडेप्टेड था ड्रायर कंडीशन के लिए, वो था होमो। और इस वजह से ये होमो कंटिन्यू करते हैं और आगे चल के होमो सैपियंस बनते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है कि वाई ऑस्ट्रालोपिथेकस एक्सटेंट, आप इसका आंसर कर सकते हो। ये एविडेंट है कि जो क्लाइमेट में चेंज था उसकी वजह से ही ऑस्ट्रालोपिथेकस विलुप्त हो जाते हैं। खैर, एक और चीज है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये जो ह्यूमंस हैं, आज के ह्यूमंस हैं, ये कहां ओरिजिनेट करते हैं, कौन से रीजन में ओरिजिनेट करते हैं, इस चीज को लेकर के डिबेट होती है। और इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं वह दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। एविडेंसेस के बेसिस पे दो मॉडल्स उन्होंने दिया है। पहला है रिप्लेसमेंट मॉडल, जो ये कहता है कि जो हमारे प्रिकर्सर्स जो हैं वह अफ्रीका में ओरिजिनेट करते हैं, सिंगल ओरिजिन है उनका अफ्रीका के अंदर, और वहीं से वो बाकी सारे कंटिनेंट्स या बाकी सारे एरियाज में माइग्रेट करते हैं और इवॉल्व करते हैं। दूसरा मॉडल है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, और इसमें बताया गया है मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन के बारे में, कि केवल अफ्रीका में नहीं, यूरोप और एशिया, इन सारे रीजन्स में भी हमारे प्रीकर्सर्स ओरिजिनेट करते हैं और सेपरेटली अलग अलग जगह पे वो इवॉल्व करते हैं। हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों मॉडल कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम इन दोनों मॉडल्स को सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को। रिप्लेसमेंट मॉडल के ठीक सामने आपके बुक में ये इमेज दिया गया है, इससे भी हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ भाई, कि एक सिंगल ओरिजिन अफ्रीका में हुआ। आप देख रहे हो कि अफ्रीका में ओरिजिनेट करते हैं और यहीं से वो एशिया और यूरोप के अंदर माइग्रेट करते हैं और अलग अलग जगह पे उनकी इवोल्यूशन होती है और ऐसे करके ह्यूमंस, आज के ह्यूमंस बनते हैं। सो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है? सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका, यानी कि आज के मॉडर्न डे ह्यूमंस कहां ओरिजिनेट किए हैं भाई? अफ्रीका में।
और इसके लिए एविडेंसेस क्या दिए जाते हैं कि दीज आर जेनेटिकली एंड एनाटॉमिकली सेम। ये जो अफ्रीका के एप्स हैं वह अनुवांशिक रूप से और संरचनात्मक रूप से एक ही जैसे हैं, सेम हैं। और साथ में दूसरा एविडेंस दिया जाता है कि जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है ह्यूमन के वो मिले हैं इथियोपिया के ओमो से, और ये कहां है? साउथ अफ्रीका में है। बाकी जगह जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो उतने पुराने नहीं हैं। सबसे पुराने फॉसिल्स जो हैं वो अफ्रीका से ही मिले, और इस चीज का हवाला देकर, इस चीज को एविडेंस के तौर पे बता के रिप्लेसमेंट मॉडल वाले कहते हैं कि अगर दूसरी जगह ओरिजिन हुआ है तो वहां पे भी तो हमें अर्लीस्ट फॉसिल्स मिलने चाहिए, लेकिन सबसे पुराने फॉसिल्स मिलते हैं अफ्रीका से। इस वजह से ह्यूमंस जो हैं ओरिजिनेट करते हैं अफ्रीका में। और आज के समय में आप देख रहे हो कि अफ्रीका के लोग अलग होते हैं, यूरोप के लोग अलग होते हैं, एशियंस लोग अलग होते हैं, यानी उनके अंदर जो ये फिजिकल डिफरेंसेस आप देख रहे हो, यह क्यों है? तो यह है एडेप्टेशन की वजह से, यानी अलग अलग जगह पे रहने की वजह से। वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, लिविंग कंडीशंस अलग हैं, और इन सब की वजह से ये फिजिकल डिफरेंसेस आ गई हैं। तो ये था आपका रिप्लेसमेंट मॉडल। और अब हम देखते हैं दूसरा, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ये इमेज दिया गया कि एक जगह अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों जगह पे एक साथ साइमल्टेनियसली ह्यूमंस का ओरिजिन होता है। और आप देख रहे हो ये लाइंस बीच में दी गई हैं, यह एक्सप्लेन करने के लिए कि ये तीनों जगह साइमल्टेनियसली ओरिजिन होता है ह्यूमंस का, और हर जगह वह अपने तरीके से इवॉल्व करते हैं। सो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल एक्सप्लेन्स दैट देयर आर मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। और आज के समय में जो डिसिमिलरिटीज पाई जाती हैं, जैसा कि आपने देखा था कि रिप्लेसमेंट मॉडल में डिसिमिलरिटीज का वजह बताया गया एडेप्टेशन को, तो जो स्कॉलर्स रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को बताते हैं वो कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व्ड एट डिफरेंट रेट इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग रेट के ऊपर उनका इवोल्यूशन हुआ है। और दूसरा रीजन देते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग होमो इरेक्टस एंड होमो हेडेलबर्गेंसिस, यानी इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्हीं के अंदर अलग अलग चेंजेस थे, उन्हीं के अंदर डिफरेंसेस थे। इस वजह से मॉडर्न डे ह्यूमंस, चूंकि उन्हीं के जनस हैं हम, तो इस वजह से मॉडर्न डे ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दोनों स्कॉलर्स अपनी अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस का सहारा लेते हैं। आपको कौन सा ऑथेंटिक लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, ये तो हो गया हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। खाना उन्हें कहां से मिलती थी, कैसे मिलती थी, क्या खाते थे, कैसे खाते थे, इन सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। और यहां से क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली कि व्हाट वेयर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय आवर प्रीकर्सर्स और बाय अर्ली ह्यूमंस। तो 4 तरीके थे जिससे कि वो खाना खाते थे अपना। पहला था गैदरिंग, दूसरा था स्कैवेंजिंग, तीसरा था हंटिंग और चौथा था फिशिंग। ये 4 तरीके थे जिससे कि वो अपना फूड ऑब्टेन करते थे या ऐसे वो खाते थे। इन चारों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि यह 8 मार्क्स की वैल्यू रखता है ये क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं गैदरिंग क्या है। तो इसके तो नाम से ही क्लियर है कि गैदरिंग यानी गैदर करना, यानी कलेक्टिंग प्लांट फूड सच एज सीड नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी इन सारे चीजों को वो गैदर करके वो खा जाया करते थे। एंड वी एज्यूम फॉर दिस एज देयर इज वेरी लिटिल डायरेक्ट एविडेंस फॉर इट। हमें डायरेक्टली एविडेंस नहीं है गैदरिंग के, बहुत कम एविडेंसेस हैं कि वो गैदरिंग करके खाना खाते होंगे, बट ये हमने एज्यूम कर लिया। जैसे कि आज के प्राइमेट्स को आप देखते हो कि वो गैदर करके खाना खाते हैं, दैट्स वाई हमने इसको एज्यूम कर लिया। और एविडेंसेस ऑब्वियसली कैसे होता है भाई, तो प्लांट रिमेन्स जब एक्सीडेंटली बर्न किए होंगे, चूंकि लोगों के पास फायर की टेक्निक नहीं पता थी कि फायर को कैसे जनरेट करते हैं, फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं,
जो चीजें वो गैदर करके खाते थे, वो चीजें अगर गलती से एक्सीडेंटली वो जल जाया करती थी तो कार्बोनाइज्ड हो जाया करती थी, और वो जब कार्बोनाइज्ड हो जाएगी तो इट वुड बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, अभी तक वो बची रहती। और इससे हमें पता चलता कि गैदरिंग में वो इन चीजों को गैदर करके खाया करते थे। खैर, गैदरिंग क्या है ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं स्कावेंजिंग को। नाम आपका क्लियर है कि आपने स्कावेंजर्स के बारे में पढ़ा है, जो दूसरे डेड एंड डीके एनिमल के ऊपर स्कावेंज करते हैं। वो डेड एंड डीके एनिमल्स को जो खाते हैं उसको स्कावेंजर्स कहते हैं। तो होमिनिड्स स्कावेंज्ड, हमारे जो पूर्वज थे, दे फॉरेज्ड फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम कार्केसेस ऑफ एनिमल्स दैट हैड डाइड नेचुरली और हैड बीन किल्ड बाय अदर प्रीडेटर्स। फॉरेज्ड का मतलब होता है मूविंग इन सर्च ऑफ फूड। खाना ढूंढने जब वो जाते थे तो जो एनिमल्स नेचुरली या तो वो डाई कर गए हों या फिर किसी प्रीडेटर के द्वारा वो मार दिए गए हों, तो उनके जो रिमेन्स बचे होते थे उनको वो खाया करते थे। स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स वर इटन बाय देम। यानी ये जो छोटे छोटे मैमल्स थे, जिसमें आपके बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, रोडेंट्स, कीड़े मकोड़े, सारी चीजों को वो स्कैवेंज करते थे और खाते थे। तीसरा है हंटिंग। ये भी आपके नाम से क्लियर है कि वो हंटिंग किया करते होंगे। तो हंटिंग बिगेन अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो। आज से लगभग 5 लाख साल पहले हंटिंग शुरू हुई होगी। हमें प्लांट हंटिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं, यानी अर्ली ह्यूमंस प्लानिंग करते थे और प्लानिंग करके एनिमल्स को मारा करते थे। पेंटिंग्स हमें मिली हैं, जैसे बॉक्स ग्रूव साउदर्न इंग्लैंड में है और स्कोनिंजन जर्मनी में है। इन दोनों जगहों से हमें प्लांट हंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं। एक और जगह से हमें एक एविडेंस मिलता है हंटिंग का, वो है डोल्नी वेस्टोनेस। ये चेक रिपब्लिक में यह जगह है, यहां पे लार्ज स्केल हंटिंग ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज रेनडियर एंड हॉर्स। यहां से हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि लार्ज स्केल पे हंटिंग करी जाती थी। आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर देखा होगा कि एक जगह से दूसरे जगह एनिमल्स माइग्रेट करते हैं तो पूरे ग्रुप में करते हैं, और जब एनिमल्स का ऐसा माइग्रेशन चल रहा था उस वक्त ये अर्ली ह्यूमंस उन एनिमल्स को लार्ज स्केल पे हंट कर देते थे। तो ये एविडेंस कहां से मिला, याद रखना है, डोल्नी वेस्टोनिस से, चेक रिपब्लिक में है ये। और इससे ये भी चीज क्लियर होती है दैट दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। कब एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं या जाते हैं, ये चीजों के बारे में उनके पास जानकारी थी। तो ये आपका तीसरा हो गया हंटिंग, और चौथा फिशिंग है, यानी कि वो फिशिंग भी किया करते हैं। और इसका एविडेंस क्या मिला है भाई, तो फिश बोन्स डिस्कवर्ड एट वेरियस साइट्स। जहां पे वो रहा करते थे, जो साइट्स हमें मिली हैं जहां पे हमारे पूर्वज रहा करते थे, उन जगहों से हमें फिश बोन्स भी मिले हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि वो फिशिंग भी किया करते थे, फिशेस भी खाते थे। सो वी कैन से दैट फिशिंग वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो आपको पता है कि वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ये 8 मार्क्स का वैल्यू रखता है। तो 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग, फिशिंग। इन चारों में 2-2 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इन सब को सेपरेटली ऐसे आप तैयार भी कर लेना। आई होप कि आपको ये वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड भी समझ आई होगी, ऑस्ट्रालोपिथेकस कैसे एक्सटेंड किए ये भी समझ आई होगी, और प्लेस ऑफ ओरिजिन कैसे डिटरमाइन हुआ, क्या उसके ऊपर डिबेट है, ये चीज भी आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, हमारा पार्ट 3 भी खत्म हो गया। अब अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू ऑल।